272 गोदी नौकरशाहों को इस बात पर आपत्ति है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें आपत्ति इस बात पर है कि राहुल गांधी न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं और इनमें से कुछ राहुल गांधी की सोच को आतंकवादी सोच बता रहे हैं। आज इन 272 नौकरशाहों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोग कभी भी आतंकवादी हमलों में जो इंटेलिजेंस फेलियर बार बार दिखाई दे रही है, चाहे पहलगाम हो या हाल ही में दिल्ली में जो कार धमाका हुआ, उसको लेकर जो ढेरों सवाल हैं देश के गृह मंत्री पर, आप कभी वो सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? 6 अक्टूबर को बिहार में चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो गई थी, बावजूद इसके महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? इन नौकरशाहों की हालत इस प्लेकार्ड होल्डर की तरह हो गई है। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गए थे, तब यह व्यक्ति आंखों में आंसू लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्लेकार्ड दिखा रहा था, जिसमें उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई थी। आपकी हालत, इन 272 नौकरशाहों की हालत इस प्लेकार्ड होल्डर की तरह हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी नजरे इनायत मेरी तरफ, थोड़ी देर मेरी तरफ देख लो, मैं कितनी सेवा कर रहा हूं आपकी। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो नौकरशाह हैं, कभी देश के गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि इनमें से कुछ रिटायर्ड फौजी हैं, कुछ रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। देश के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर की जो बयार सी आ गई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। जज, नौकरशाह और पूर्व राजदूतों समेत 272 हस्तियों ने राहुल गांधी को लिखा पत्र। 200 से ज्यादा सदस्यों वाले इस समूह ने कांग्रेस सांसद की तरफ से भारतीय चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर नाराजगी जाहिर की है। पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक हताशा को छिपाने के लिए संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। पत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की गई है। ये कौन कौन हैं और ये लोग क्या क्या कह रहे हैं, कुछ देर बाद। मगर सीधा सा सवाल, इन्हें आपत्ति इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सवाल उठाए। इनमें से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई न्यायपालिका पर वो सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे बताइए ना, इसी चुनावों में हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी समर्थक कई राज्यों में मतदान कर रहे हैं। ढेरों मिसाल थी, और ये तो वो मिसालें थी जो सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी गई। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल। खुलकर अनंत सिंह 50 गाड़ियों के साथ घूम रहा था। वो तो दुलार चंद यादव की हत्या हो गई, जिसमें वो आरोपी है, तो वो गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कभी आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों की भाषण में कहते हैं कि तुम्हारी 2 भैंसों में से 1 भैंस ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिए जाएंगे, या तुम्हारा मंगलसूत्र ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को दे दिया जाएगा? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की भड़काऊ बातें करते हैं, देश के गृह मंत्री बंगाल जाकर कहते हैं कि हमें बंगाल में सत्ता मिला दो, हम घुसपैठ रोक देंगे। ये जो 272 लोग हैं, इनमें से कुछ रिटायर्ड पुलिस अफसर भी हैं। क्या आपने कभी अमित शाह से पूछा कि बीएसएफ तो आपके अंतर्गत आती है, तो घुसपैठियों का रोना आप क्यों रो रहे हैं? अगर आप घुसपैठियों पर सवाल उठा रहे हैं, 11 साल से भाजपा सत्ता में है, सीमा की निगरानी की जिम्मेदारी भाजपा की है। क्या इन नौकरशाहों में हिम्मत है? कहां से लाते हैं आप ये बेशर्मी? कहां से लाते हैं आप ये कायरता? मैं क्षमा चाहूंगा, मैं इन कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इनमें से कुछ लोगों का इंटरव्यू मैंने तब किया था जब मैं टेलीविजन में नौकरी किया करता था। इनमें से कुछ लोगों की मैं बेतहाशा इज्जत करता हूं, मगर दुख हो रहा है दोस्तों कि ये नौकरशाह आज की तारीख में इनकी ये बदतर हालत हो गई है। स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है। सुनिए क्या कह रही है सुप्रिया सुनेत। 140 करोड़ से ज्यादा देश के आबादी में 272 ये कौन से प्रतिष्ठित लोग हैं? मुझे तो नहीं पता कितने प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हाँ, ये पोस्ट रिटायरमेंट बीजेपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर लग रहे हैं। आपने काफी सारे इन लोगों का नाम लिया जो पदों पर रह चुके हैं। इनमें से एक व्यक्ति भी पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने चुनाव आयोग में कभी काम किया हो। तो ये सब अपने कार्यक्षेत्र के बाहर की बातें कर रहे हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, वो बढ़ते हुए क्राइम रेट पर दिल्ली में जो हो रहा है उस पर
बात करें, कुछ रॉ के मैंने सुना प्रमुख है इसमें, वो बात करें कि कैसे एक के बाद एक इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, ना आपको पहलगाम के बारे में पता चलता है, ना आपको दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में पता चलता है, आप लगातार पिछड़ रहे हैं। उसके बाद इसमें से आपने बताया कि कुछ उच्चायुक्त रह चुके लोग हैं। अरे भाई, फॉरेन पॉलिसी कैसे फेल होती जा रही है उस पर चर्चा नहीं है, इधर उधर की बातें हैं। देखिए ऐसा है, इनमें से कितने लोगों की आज हिम्मत है ये स्वीकारने की या उस पर सवाल पूछने की कि इतने फर्जी पते, इतने फर्जी आईडी, एक एक छोटे छोटे घरों में सैकड़ों लोग कैसे रजिस्टर हो रहे हैं। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की कि बिहार में चुनावों के बीचों बीच सरकार 10-10 हजार बांटती रही और चुनाव आयोग चुप रहा, चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की, सबूतों के साथ दिख रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता एक से ज्यादा जगहों पर वोट डाल रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा में, कभी बिहार में, एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। देखिए दिक्कत यह है कि 2014 के पहले जो सम्मानित प्रतिष्ठित नागरिक होते थे इस देश के, वो चुनी हुई सरकार से सवाल पूछते थे, क्योंकि सही भी है, सरकार के पास संस्थाएं हैं, संसाधन है, सत्ता है, उससे सवाल पूछा जाता है। ये लोग राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती से लड़ रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का पर्दाफाश एलिगेशंस के साथ नहीं, सबूतों के साथ किया है। इन सबूतों को देखकर क्या इन 272 लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है? अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं इनके चाटुकारिता भरे लफ्ज। क्या कहा गया है आपके स्क्रीन पर? हम सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिक गहरी चिंता जताते हैं कि भारत का लोकतंत्र ताकत से नहीं बल्कि उसकी बुनियादी संस्थाओं पर बढ़ते जहरीले बयानों से हमला झेल रहा है। कुछ राजनीतिक नेता असली पॉलिसी विकल्प देने के बजाय बिना सबूत वाले उत्तेजक आरोपों को अपनी राजनीतिक रणनीति बना चुके हैं। पहले उन्होंने सेना की बहादुरी और उपलब्धियों पर सवाल उठाकर सेना को निशाना बनाया, फिर न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, संसद और संवैधानिक अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा किया, और अब बारी चुनाव आयोग की है, जिस पर लगातार सोचे समझे तरीके से उसकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर हमला किया जा रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उनके पास खुला और बंद सबूत है कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है, और कह रहे हैं कि उनके पास इसका 100% सबूत है। ऐसा इस पत्र में लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह सामने आए। मैं इनकी बातों का कायल था दोस्तों, कई बार मैंने इनका इंटरव्यू किया था। आज इन्हें आपत्ति है। ये क्या कह रहे हैं कुछ देर बाद, मगर मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी से सवाल पूछना चाहता हूं। जब हाथरस में रातों रात बिटिया का शव जला दिया जाता है और जब प्रशासन धमकी देता है वहां के परिवार पर, तब आपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कितनी बार कटघरे में रखा है? बताइए, कितनी बार कटघरे में रखा है? क्या वजह है कि आज आप पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सामने आ गए हैं, चुनाव आयोग के समर्थन में? क्या आप इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं कि चुनाव आचार संहिता की घोषणा के बाद 10,000 रुपए गए थे? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ज्ञानेश गुप्ता के पास नहीं है। क्या कभी आपने इस पर सवाल उठाया? ऐसा करके आप अपनी साख को धूमिल कर रहे हैं। सुनिए पूर्व डीजीपी क्या कह रहे हैं। I take the strongest exception to the business of saying that I will expose a hydrogen bomb and an atom bomb. We have the fullest and implicit faith in our judiciary, in the Election Commission and also our executive. And to raise questions on the integrity of the Election Commission and to be vindictive and say that they will be pursued even after retirement is an extremely bad taste, and it does not behove the leader of opposition to say such things. Not only the nation, but all of us stand united, and that is why the letter has been signed by us. And therefore, I would say, please be restrained in the allegations that you raise because they have no merit or substance. Thank you. इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर यह हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद। वो कह रहे हैं कि भारत में बांग्लादेशी या रोहिंग्या को क्यों वोट करना चाहिए? वाजिब बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मगर क्या एसपी वैद साहब बताएंगे कि जब जब यह सवाल ज्ञानेश गुप्ता से पूछा गया, इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। बिहार में पूरी एसआईआर की प्रक्रिया हुई ना, कितने रोहिंग्या पकड़े गए, कितने बांग्लादेशी सामने आए, यह सवाल उठाना चाहिए। अगर वो वहां रह रहे हैं तो वो जेल में क्यों नहीं है? और खुद ज्ञानेश गुप्ता इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं?
आप क्यों इतने सालों से इज्जत जो कमाई है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं? क्योंकि आपको एक पार्टी विशेष के पक्ष में बोलना है। सुनिए एसपी वैद साहब क्या कह रहे हैं। We want our countrymen to know that Rahul Gandhi and Congress party, and particularly Rahul Gandhi, the leader of opposition, is actually attacking constitutional bodies. Initially, he attacked Indian armed forces. Then he attacked about neutrality of the Honorable Supreme Court of India. Then Parliament challenging their authority. What is this? And now vicious campaign about Election Commission of India's neutrality. If they are doing SIR, it is with the purpose of free and fair election. Those who are fraudulently who have managed election cards, they should not be voting. If they are not Indian citizens, they should not be voting in Indian election. So that is what Election Commission of India is doing. Why should it not be done? It is their mandated duty. Why should Rohingya or a Bangladeshi or any citizen of any other country other than India vote in election in India? So Rahul Gandhi launches a vicious campaign about election commission. This is not done. You are targeting constitutional bodies. It is not done. You play a constructive role. You should appreciate this. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और एसएन ढींगरा साहब, वो तो राहुल गांधी की सोच को आतंकवादी सोच बता रहे हैं। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। दोस्तों, मैंने आपको प्लाकार्ड दिखाया था। वो प्लाकार्ड लेकर एक युवा रो रहा है, आंखों में आंसू हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है वो दिखलाई गई है। ये कैसे होता है कि प्रधानमंत्री की हर रोड शो में ऐसे प्लाकार्ड वाले आ जाते हैं? अभी हाल ही में कोयंबटूर में थे, वहां पर भी ऐसे हुआ। मैं तस्वीरें आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि ये जो नौकरशाह है ना, ये बदकिस्मती से इन प्लाकार्ड होल्डर्स की तरह हो गए। देखिए कोयंबटूर में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह किया था। पीछे दो बालिकाएं प्ले कार्ड लेकर कब से खड़ी है, हाथ उनके थक जाएंगे। मैं सिक्योरिटी के लोगों से कहूंगा कि वो लेकर के, शायद मेरे लिए लेके आई है, वो लेकर के मुझे दे दीजिए और आपका जो कुछ भी मैसेज होगा मैं उसको बड़ी गंभीरता से लूंगा। அங்கே கூட்டத்திலே ஒரு சிறுவன் கையிலே ஒரு பதாகையை ஏந்தி கொண்டிருக்கின்றான். அந்த குழந்தையிடமிருந்து பாதுகாப்பு அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் அந்த பதாகையை வாங்கிக் கொண்டு வாருங்கள்। इन नौकरशाहों की हालत शायद ऐसी हो गई है। अब 15 सेकंड का एक और विजुअल देखिए दोस्तों। यहां पर भी प्लाकार्ड होल्डर है, आंखों में आंसू हैं, वही कहानी दोहराई जा रही है। अब नौकरशाहों को सोचना है, इन 272 नौकरशाहों को, कि आपकी हालत भी क्या इनकी तरह हो गई है। एक छोटा बालक चित्र बना करके लाया है, कब से खड़ा है, उसके हाथ दुखते होंगे। कोई जरा इसको कलेक्ट करे, छोटा सा बालक है। शाबाश बेटे। जाहिर सी बात है, इनके तेवर को लेकर कांग्रेस उग्र है। पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने किस तरह से प्रहार किया है, सुना जाए। देखिए, तथ्य और प्रमाणों के साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने देश के सामने ये बात रखी है कि चुनाव आयोग किस प्रकार से मिलीभगत भारतीय जनता पार्टी के साथ करके वोटर सूची में व्यापक गड़बड़ घोटाले करने का कार्य कर रहा है। ये हमने हरियाणा में भी धरातल पे बात देखी है। प्रश्नों का उत्तर चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी अदृश्य शक्ति की इशारे पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न उठाने वाले की। ये मैं समझता हूं कि आज हमारे देश की प्रजातंत्र और संविधान बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, इस बात को लेकर जो ये सारे प्रश्न उठाए गए हैं इनका जवाब दिया जाए। मैं पहले भी कह चुका हूं, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने गड़बड़ घोटाला किया था, उस बात को साबित करता। आज इन 272 नौकरशाहों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली में हाल ही में धमाका हुआ, आप में से किसी ने भी इंटेलिजेंस फेलियर में देश के गृह मंत्री को कटघरे में नहीं रखा। अगर रखा होगा तो कृपया बताइए।
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या कहा गया था कि एक और आतंकवादी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। खुद गोदी मीडिया अपने सूत्रों के हवाले से बता रहा था कि इनमें से एक डॉक्टर तुर्की गया था और वहां पर उसकी मुलाकात पाकिस्तानी हैंडलर से हुई। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने सरकार को याद दिलाया कि पाकिस्तानी एंगल फिर से सामने है? इस बार भारतीय जनता पार्टी, उसका गोदी मीडिया पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों डर रहा है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं। यह बयान है चौधरी अनवरुल हक, और यह पाकिस्तानी संसद के अंदर इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि पाकिस्तान ने ही लाल किले में हुए धमाका जो है वो करवाया। यह उनका नेता कह रहा है। सीधा सा सवाल, क्या यह नौकरशाह सरकार से सवाल पूछेंगे कि भाई पाकिस्तान जिम्मेदारी ले रहा है तो पाकिस्तान पर हम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? पहलगाम में बैसरण घाटी को खाली क्यों छोड़ दिया गया था? वहां एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? आपका खून क्यों नहीं खौलता इस मुद्दे को लेकर? सुनिए पाकिस्तान का नेता चौधरी अनवरुल हक क्या कह रहा है। शर्म आनी चाहिए इन 272 नौकरशाहों को जिनमें हिम्मत नहीं है यह मुद्दा उठाने की। तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। कितने अफसोस की बात है ना दोस्तों, ये नौकरशाह जिनका एक लंबा चौड़ा तजुर्बा होता है, जिन्होंने प्रशासन को करीब से देखा होता है, रिटायरमेंट के बाद या तो आप खामोश रहिए, या तो आप उन पार्क्स में मॉर्निंग वॉक कीजिए, या जो आपका तजुर्बा है उसके आधार पर आपको सिस्टम को कटघरे में रखना चाहिए। आप सिस्टम को करीब से जानते हैं। आप पुलिस में रहते हुए कई बार उस सिस्टम पर सवाल नहीं खड़े कर सकते, मगर अब जबकि आप रिटायर हो गए हैं तो आपको अपने तजुर्बे से सवाल उठाने चाहिए। आपको प्रॉब्लम है कि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रखना चाहता हूं। आपके सामने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, इनके घर में गणेश पूजा होती है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। जब ये कार्यरत होते हैं, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल होगा कि नहीं होगा? सबसे बड़ी बात, गुप्त चुनावी चंदे को खारिज कर देता है सुप्रीम कोर्ट, हटा देता है, मगर क्या उसकी जांच करवाई गई कि कहां का पैसा किधर गया? बताइए। पेगासस को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार सहयोग नहीं दे रही है, तो आपने किया क्या? चंद्रचूड़ ने कहा था कि जो सरकार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बहाल हुई है वो अवैध है, आपने उसे बदस्तूर चलते रहने दिया। सबसे बड़ी बात, रंजन गोगोई रिटायरमेंट के बाद भाजपा की मदद से राज्यसभा पहुंच जाते हैं। क्या इन नौकरशाहों ने इस पर सवाल उठाया? जस्टिस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के गवर्नर बना दिए जाते हैं और कूलिंग ऑफ पीरियड भी नहीं होता है। जस्टिस अशोक भूषण एनसीएलटी के प्रमुख बना दिए जाते हैं, नो कूलिंग ऑफ पीरियड। जस्टिस अरुण मिश्रा प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। इलाहाबाद के जज शेखर यादव यह कहते हैं कि इंसाफ संविधान के हिसाब से नहीं होगा, बहुमत की सोच के हिसाब से होगा। बार बार ये जजेस न्यायपालिका को तार तार कर रहे हैं। माननीय 272 गोदी नौकरशाह, आपका खून तब क्यों नहीं खौलता? ये सवाल हैं, ये उठाए जाएंगे, इससे आप बच नहीं सकते हैं। कितने शर्म की बात है, वाकई बहुत शर्म की बात है। मगर अफसोस की बात है कि आप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। हर तरफ वही चाटुकारिता। आपको अंदाजा नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है कि आप इतिहास के पन्नों में खुद को किस तरह से दर्ज कर रहे हैं। और यह बात मैं इतने दुख के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप में से कई लोगों की मैं इज्जत करता हूं,
आप में से कई लोगों का मैंने इंटरव्यू किया था जब मैं टेलीविजन में नौकरी किया करता था। आज आपकी यह हालत हो गई है कि आपको भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष रूप से डिफेंड करने के लिए यह हरकतें करनी पड़ रही हैं। आप ये प्लाकार्ड होल्डर की तरह हो गए हैं। आपकी आंखों में आंसू हैं कि मोदी जी हमारी तरफ भी देख लो। शर्म मगर आपको आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।